Welcome to Romeo Study Zone. हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू रोमियो स्टडी ऑन। एंड टुडे हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं अपने केमिकल काइनेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम डील करने वाले हैं एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के साथ। तो बेसिकली कल अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो आज हम उसको यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम डील करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। देखो, सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई ज़्यादा आपको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर उसने बोल दिया है, किसने, एग्जामिनर ने, बुक ने बोल दिया कि आपकी कोई भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो ये समझ लेना कि वो रिएक्शन आपकी वन स्टेप में कंप्लीट होगी। कितने स्टेप में कंप्लीट होगी? वो वन स्टेप में कंप्लीट होगी। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, दोज रिएक्शंस which are completed सिंगल स्टेप, उसे ही क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन प्लस के हाफ O2 रिएक्शन गिव्स H2O, ये हमारी एक रिएक्शन है। अगर ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो सिंपल ये वन स्टेप में ही कंप्लीट होगी। कितने स्टेप में कंप्लीट होगी? वन स्टेप में ही ये कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये होती है अपनी एलिमेंट्री रिएक्शंस। कौन सी होती है? एलिमेंट्री रिएक्शन, जहां पर एलिमेंट्री रिएक्शन केवल और केवल कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? वन स्टेप में कंप्लीट होती है। सिंपल चीज समझ में आ गई? हाँ। इसके अल्टरनेटिव होती है दूसरी रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट है। ऐसी रिएक्शन जो मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होती है। दोज रिएक्शंस विच आर कंप्लीटेड मोर देन सिंगल स्टेप कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। उन्हें क्या बोलते हैं हम? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, सिंपल। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जैसे एग्जांपल हम लेते हैं एक H2 प्लस के Br2 रिएक्शन गिव्स 2HBr। ये एक आपको लग सकता है कि ये आपकी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, बट एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि डेफिनेशन खुद चिल्ला कर बोल रही है कि दो रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड मोर देन सिंगल स्टेप। मतलब ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं है, इसके कुछ स्टेप रहे होंगे। तो बेसिकली इस रिएक्शन के 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, 3 स्टेप में जो इसका पहला स्टेप होता है, यहाँ पर आपका जो H2 होता है वो टूटता है H फ्री रेडिकल प्लस के H फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल क्या होता है? एक चार्ज की तरह ही होता है, बस ये सेम चार्जेस होते हैं न्यूट्रल वाले। ठीक है, तो इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करेंगे। ये मान के चलो आपको बोलेगा कि ये फर्स्ट स्टेप है इसका। ठीक है, सेकंड स्टेप है आपका, जहां पर Br2 सेम इसी टाइप से अपने फ्री रेडिकल के अंदर ब्रेक होगा Br फ्री रेडिकल के अंदर। और मान के चला मैंने ये स्लो स्टेप है इस रिएक्शन का। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप में H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल मिलकर क्या बना रहे हैं? HBr बना रहे हैं। और ये भी आपका क्या है? फास्ट स्टेप है। ठीक है, अब जो ये फास्ट स्लो स्टेप है, ये आपको खुद एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा। और जो आपका एक चीज़ यहाँ पे, अभी इस चीज़ को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आपका Br2 जो ये वाला स्टेप है, सेकंड वाला स्टेप है, ये स्लोएस्ट स्टेप है। और किसी भी रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, उसी के लिए हम RDS डिटरमाइन करते हैं। क्या डिटरमाइन करते हैं? RDS डिटरमाइन करते हैं।
ठीक है भाई, ये बिल्कुल चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखना, क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से बेनिफिशियल भी है। वैसे तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा आगे भी डिस्कस करोगे, वहाँ पे इस चीज़ को सीख जाओगे, बट हाल फिलहाल ये ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप जिसके लिए हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैलकुलेट कर, तो हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। सिंपल, वी कैन determine RDS, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइंड स्टेप बोलते हैं। वो किसके लिए होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के स्लोएस्ट स्टेप के लिए हम रेट डिसाइड कर सकते हैं, रेट डिटरमाइंड स्टेप होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि फास्ट रिएक्शन में हमें कैलकुलेशन करने का मौका ही नहीं मिलता, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमें क्या मिलती है, हमें रिएक्शन मिलती है, लेकिन हम स्लोएस्ट स्टेप के लिए क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर RDS कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो इसका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ईच स्टेप, इसके कितने स्टेप हैं, 1 2 3, जो किसी भी कॉम्प्लेक्स का प्रत्येक स्टेप होता है वो खुद एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। मतलब इसके 3 स्टेप हैं, तो ये अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो यहाँ पर एलिमेंट्री रिएक्शन कितने हैं, 3, और सभी एलिमेंट्री रिएक्शन मिलकर क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बना रहे हैं। तो आपको सिंपल ये भी ध्यान रखना है, नोट करके लिख लेना यहाँ पे कि ईच स्टेप ऑफ complex reaction is an elementary reaction। ठीक है, जो भी आपका प्रत्येक स्टेप होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का वो अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। इतनी चीज समझ में आई आपको, बिल्कुल आई थिंक समझ में आई होगी। सेकंड, यहाँ से आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं हम एक और नया टॉपिक जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या बोलते हैं भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये हमारा एक नया टॉपिक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। इम्पोर्टेंट भी है और बेनिफिशियल भी है अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ किसके, केमिकल काइनेटिक्स से। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन पहली बात तो एप्लीकेबल होता है केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। तो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही क्या होता है, यहाँ पर ये एप्लीकेबल होता है। अब जो ये आपका एलिमेंट्री रिएक्शन मैंने जैसे कंज्यूम एक एज्यूम की मैंने एलिमेंट्री रिएक्शन N1A प्लस के N2B रिएक्शन गिव्स कुछ कर रहा आपको N3C प्लस के N4D। ए बी सी और डी आपको पता होगा ये कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, जबकि यहाँ पर N1, N2, N3 और N4 क्या है, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है किसके, कॉन्सेंट्रेटेड टर्म्स के, कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्टेंट्स के या फिर प्रोडक्ट्स के। ठीक है, तो ये कहता है सिंपल, जो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है ये बोलता है रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of reactant raised to the power of स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ विजिबल है या फिर नहीं है आपको। हाँ बिल्कुल विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे सिंपल मतलब क्या समझें कि जो किसी भी
लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट कौन है यहाँ पर, ए और बी है, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन, ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन, आगे बोला है टू द कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब जो रिएक्टेंट है आपके ए का N1 है और N2 का क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये आपने, ठीक है। तो इनकी पावर लगानी है, तो N1 इसके ऊपर और N2 इसके ऊपर। सिंपल, अगर मेरे को यहाँ पे रेट लिखनी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा के N2 के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर N1 इंटू बी की पावर ऑफ N2। इसे ही क्या बोलते हैं आप, रेट लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट लॉ या फिर रेट एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं भाई, रेट एक्सप्रेशन, इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। जबकि आपका जो ये के है इसी को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं भाई, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, या फिर कुछ लोग इसे बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। और कुछ लोग भी आगे भी बोलते हैं इसे स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। तो तीनों नाम किसके होते हैं, आपके के होते हैं। सेकेंडली जो ये के होता है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये के की जानकारी है आपके लिए। तो इसी को ही क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, रेट लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो ये मैंने कंप्लीट लिखा है आपके लिए, इसी को ही क्या बोलते हैं हम, रेट लॉ बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई बात बिल्कुल। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है वो उसकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जहां पर उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसकी पावर बना के हम लिख देते हैं, ठीक है। सिंपल बात है, अगर मैं देसी तरीके से समझाने जाऊँ आपको, आपके पास एक ही ग्लास है, इस ग्लास में पेट्रोल फिलअप है, सिंपल पूरी तरीके से फिलअप है। सेकेंडली हमारे पास दूसरा और ग्लास है बिल्कुल सेम वॉल्यूम का, इसमें हमने इसको हाफ फिल करके रखा है, ठीक है। इसमें आपका ज़्यादा पेट्रोल है और इसमें आपका कम पेट्रोल है। मैं पूछूंगा आपसे किस वाले पेट्रोल का यहाँ पर जलने की रेट ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा जहाँ पे पेट्रोल होगा उसकी पावर ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि मेरे को पता है कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बर्निंग ऑफ पेट्रोल की पावर होती है। जितनी ज़्यादा पावर होगी, जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा पावर होगी उसकी। सिंपल वहीं पर यही फंडा किसके लिए होता है, इसके लिए होता है, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई आपको, बिल्कुल आई थिंक समझ में आई होंगी। आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखो सेकंड चीज, जो आपका रेट लॉ होता है, ठीक है, इस पॉइंट को मैं लिखाना भूल गया था। जो आपका रेट लॉ होता है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। सेकेंडली जो आपका रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन का मतलब क्या होता है कि आप इसे रिएक्शन की शक्ल देख के नहीं लिख सकते कि इसका रेट क्या बनेगा। सिंपल मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक रिएक्शन दे दी 2A + K 3B रिएक्शन यूज 4C। अगर मैं इसके लिए रेट लो लिखना चाहूँ तो रेट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, के रिएक्टेंट कौन है यहाँ पर A और रिएक्टेंट दूसरा कौन है B। इनकी पावर क्या लग जाएगी, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, ठीक है। यही क्या बनेगा, इसके लिए रेट लॉ लिखेगा। लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि मैंने अभी तक आपके लिए ये नहीं बताया है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। मुझे क्या पता कि भाई ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। मुझे क्या पता कि भाई ये एलिमेंट्री रिएक्शन है या फिर नहीं है। इतने तक आपको ये नहीं बोलता है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, उसको आपको एलिमेंट्री रिएक्शन जज करके नहीं चलना है। ना आपको कॉम्प्लेक्स मानना है ना उसे एलिमेंट्री मानना है। सिंपल मेरे को इसके पावर नहीं पता है तो रेट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, के इंटू
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई, जो मेरे को पता नहीं है। ठीक है, अगर मैं सिंपल एक और लेता हूँ आपसे कि आपसे बताना है 3b प्लस के 4c रिएक्शन गिव्स 5d, इसके लिए आप रेट किस टाइप से लिखेंगे? रेट लो किस टाइप से लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर एक्स इंटू सी की पावर वाई। ठीक है, इसी टाइप से आप इसे लिखेंगे। तो इस पॉइंट को बिल्कुल क्लियरली लिख देना अपनी नोटबुक के अंदर कि वी कैन राइट, सिंपल लिखिए आप, रेट लो या फिर लिख ही देता हूँ, चलो ठीक है। रेट लो कैन बी डायरेक्टली, रेट लो कैन बी डायरेक्टली written for elementary reactions। ठीक है, by its stoichiometry, जो पावर होती है उसको स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं रेट लॉ के अंदर। ठीक है, बट इफ द reaction is not elementary, then we need किसकी जरूरत पड़ती है हमें? एक्सपेरिमेंटल डाटा की, then we need experimental data to write रेट लो। ठीक है, सिंपल। अगर मैं आपसे पूछता हूँ N1A प्लस के N2B रिएक्शन गिव्स N3C प्लस के N4D, ये आपके पास एक रिएक्शन है, इसके लिए आपको रेट लो लिखना है। तो सिंपल आपका कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। बिको मेरे को नहीं बोला गया है कि ये रिएक्शन आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। सिंपल। तो इसी टाइप से आपका ये रेट लो डिफाइन होता है किसी भी रिएक्शन के लिए। ठीक है, जहाँ पर एक्स क्या होता है आपका ऑर्डर होता है और वाई क्या होता है ऑर्डर होता है। ठीक है, अगर मैं इसको लिखने जाऊँ तो एक्स क्या होता है यहाँ पर ऑर्डर होता है, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू किसके ए के। y क्या है? ये भी ऑर्डर है विद रेस्पेक्ट टू b। और अगर x प्लस के y बोल दें हम तो ये क्या बनेगा आपका ओवरऑल ऑर्डर बनेगा। ठीक है, इस टाइप से आपका ये लिखा जाता है। तो देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना मोलिकुलरिटी। क्या है? मोलिकुलरिटी। तो मोलिकुलरिटी इसी से रिलेटेड है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा इसे समझना। मोलिकुलरिटी बेसिकली एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कैसे है? देखो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इसीलिए है जहाँ पर रेट लो को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, मतलब रिएक्शन की शक्ल देख के नहीं बता सकते कि इसका रेट लो क्या होगा। ठीक है, और मैंने आपके लिए बता भी दिया कि अगर आपकी वहाँ पर पावर या कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको एक्स और वाई मान के चलना, अगर वो नहीं बोल रहा आपके लिए कि वो आपका क्या है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। सेकेंडली हमारी जो कॉलिजन थ्योरी है वो कहती है, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर रिएक्शन ली है एक 2H2 प्लस के O2 रिएक्शन गिव्स 2H2O। यहाँ पर आपकी मोलिकुलरिटी कितनी है भाई? 3 है। वो कैसे है? इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्लस के इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 प्लस के 1 3 ही होता है ना। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए जो मोलिकुलरिटी होगी वो 3 है। अगर ये 3 हमने रिएक्शन की शक्ल देख के लिख लिया है तो जाहिर सी बात है रिएक्शन की शक्ल देख के हम क्या बता सकते हैं, किसी की भी मोलिकुलरिटी बता सकते हैं। सेकंड चीज़, अगर मेरे पास ये अमोनिया का फॉर्मेशन है N2 प्लस के 3H2 रिएक्शन गिव्स 2NH3, तो यहाँ पर मोलिकुलरिटी, यहाँ का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, यहाँ का 3, तो मोलिकुलरिटी इसके लिए कितनी है? 4। सिंपल। अगर
कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, अगर वो सिंगल स्टेप में हो रही है तो वहाँ पर 3 से ज़्यादा पार्टिकल आपस में कोलाइड नहीं कर सकते। ये कोलिजन थ्योरी कहती है कि अगर 3 से ज़्यादा कोलाइडिंग पार्टिकल भाई कोलाइड एक दूसरे को मिलेंगे तभी तो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जैसे मान चलो H2 और O2 है, ये 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अगर 3 से ज़्यादा है तो वो किसके अंदर काउंट होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर काउंट होगी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी यही कहती है कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल्स या फिर रेडिकल विच कोलाइड टुगेदर, जो कोलाइड होते हैं टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। जैसे सिंपल, इसके लिए कितनी बनेगी, इसका स्टिक्योरिटी कोएफिशिएंट कितना है 2, तो रिएक्टेंट का ही आपको लेना है कि ना कि प्रोडक्ट का, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ गई, यहाँ पर 2 आ गई। मॉलिक्यूलरिटी अगला जो पॉइंट था, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो, जीरो तो हो ही नहीं सकती। जीरो का मतलब यहाँ की कोई भी पार्टिकल वहाँ पर कोलाइड नहीं कर रहा है। नेगेटिव का तो कोई सवाल ही नहीं है, नेगेटिव का मतलब ऐसे थोड़ी रिवर्स होके कोलाइड करेगा, आपस में एक दूसरे को सामने कोलाइड करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि कोई नेगेटिव आ जाएगा। इनफाइनाइट नहीं हो सकता कि हमारे पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं कि हम पे वो काउंट ही नहीं हो रहे हैं कि कोलिजन कितने नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। एंड फ्रैक्शनल, ना वो फ्रैक्शनल होगा, अटे बटे में नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट रिएक्शन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 0 जनरली, मतलब एक्सेप्शन हर जगह होते हैं कि अगर आपकी ग्रेटर देन 3 होती है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, अगर आप उसे मान के चलते हैं, जैसे मान के चलो ये मॉलिक्यूलरिटी 4 आ रही है, तो ये 100% मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अपने कितने स्टेप हो सकते हैं, मोर देन सिंगल स्टेप हो सकते हैं, ये अभी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कोलाइडिंग पार्टिकल आपस में एक दूसरे को कोलाइड नहीं कर सकते, अगर कर रहे हैं तो वो सिंपल बात है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो इट हैज़ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी टू कोलाइड मोर देन 3 पार्टिकल्स टू फॉर्म प्रोडक्ट। मतलब ये बहुत रेयर चांस होता है कि आपका 3 से ज़्यादा क्या हो, पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं और वहाँ पर आपका क्या फॉर्म हो रहा, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही है, एलिमेंट रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती वो, सिंपल बात है। अगला सेकेंड चीज, मैं पूछता हूँ आपसे कि आपका N2 प्लस के 3H2 रिएक्शन यूज क्या बना रहा है, 2NH3 बना रहा है। तो यहाँ पर ये आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन तो नहीं है, नॉट एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ये आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन तो है नहीं है, क्या है अपनी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसे पहचाना आपका है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कैसे आ रही है आपकी, इसका स्टिक्योरिटी कोएफिशिएंट 1 और इसका कितना 3, तो यहाँ पर 4 आ रही है, ग्रेटर देन 3 है, यहाँ पर ये आपकी एक एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं काउंट होगी। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन each single step has its own individual molecularity। ठीक है, सिंपल मैं आपसे बोलता हूँ, जैसे मान चलो एक रिएक्शन एज्यूम कर लेते हैं हम, मैं एक रिएक्शन एज्यूम करता हूँ यहाँ पे कुछ जैसे, हाँ
जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है 2H2 प्लस के 2NO, रिएक्शन यूज N2 प्लस के H2, ठीक है। मोलिकुलरिटी कितनी आ रही है यहाँ पर? 4 आ रही है। मतलब ये आपकी एक एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। तो है क्या चीज़? ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, क्योंकि ग्रेटर देन क्या आ रही है? 3 आ रही है। तो इसके कुछ स्टेप रहे होंगे, मतलब ये ग्रेटर देन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हुई होगी। जैसे मान चलो इसका फर्स्ट जो स्टेप है 2NO में कन्वर्ट होता है N2O2 प्लस के यहाँ पर O2, ठीक है, या फिर N2O2, हाँ N2O2 में ही जाएगा खाली ये। इसके लिए मोलिकुलरिटी कितनी है बताओ? यहाँ पर 2 है, ठीक है। सेकेंड स्टेप की मैं बात करूँ, जो आपका ये N2O2 है, N2O2 है, ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? यहाँ पर N2O बनाता है, ठीक है, प्लस के आपका H2O बनाता है। और मान के चलो ये आपका स्लो स्टेप है, तो इसी के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर? RDS, ये मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। थर्ड स्टेप इसका काउंट करके चलते हैं। मान चलो जो आपका N2O बना है, N2O अगर यहाँ पर H2 के साथ कोलाइड होगा और यहाँ पर क्या बनाएगा? N2 गैस बनाएगा along with the formation of H2, ठीक है। अब देखो जो आपका ये है, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा, पहली और सेकंड रिएक्शन को, तो यहाँ से ये जो N2O2 है ये आपका क्या है? इंटरमीडिएट है। क्या है ये दोनों? इंटरमीडिएट। और जब हम इन रिएक्शंस को आपस में घटाते हैं, माइनस करते हैं या फिर जोड़ भी करते हैं कई बार, तो यहाँ पर आपका ये कैंसिल आउट हो जाते हैं N2O2, ठीक है। अगर हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, जाहिर सी बात है N2O को भी कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ पे कर दिया तो हमारे पास 2NO बचा, साथ में आपका H2 बचा, और इधर की साइड हमारा N2 बचा, और यहाँ पे क्या बचा? H2O बचा। ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से क्या होता है? ये आपकी मोलिकुलरिटी होती है। सिंपल, इसकी मोलिकुलरिटी तो 2 होगी, इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होगी बताओ? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी? एक हाइड्रोजन की और एक इसकी, यहाँ पर इसकी मोलिकुलरिटी भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब ऐसे मत सोचने का कि 2 2 6, मतलब मोलिकुलरिटी कितनी हो गई? 6। तो इस चीज़ को सिंपल ध्यान में रखना कि देयर इज नो मीनिंग ऑफ ओवरऑल मोलिकुलरिटी। ओवरऑल मोलिकुलरिटी का कोई भी मतलब नहीं होता है कि आपने यहाँ पर मोलिकुलरिटी 2 + के 2 + के 2 6 मान ली। ये बिल्कुल सरासर गलत है, ठीक है। समझ में आई बात? बिल्कुल आ गई है। तो इस टाइप से हमारा ये होता है टॉपिक मोलिकुलरिटी का। मतलब आप रिएक्शन की शक्ल देख के ये बता सकते हैं कि ये 1 स्टेप में कंप्लीट हो गई या फिर 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। तो ये था हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं मोलिकुलरिटी। तो देखिए अब हम एक नए टॉपिक की तरफ प्रोसीड होने वाले हैं जिसका नाम है आपका ऑर्डर, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको रेट लिखने के टाइम आपको ये क्लियरली बता दिया था कि आपका क्या होता है? ऑर्डर होता है। और ऑर्डर किसको रिप्रेजेंट करता है? जो आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो आपका ऑर्डर बनाते हैं, ठीक है। तो सिंपल ऑर्डर क्या चीज़ होती है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। प्लीज़ साउंड करो इसे। तो बेसिकली सम ऑफ all the powers of concentrated terms involved in rate law। किसी भी रेट लो के अंदर जो भी आपके पास सम ऑफ पावर, जो भी पावर का सम होता है वो कॉमनली क्या कहलाता है? आपका रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। सिंपल मैं आपसे पूछता हूँ, एक रिएक्शन है हमारे पास 2A + के 3B गिव्स हमें 4C दे रहा है ना। अगर मैं इसके लिए आपसे रेट लिखवाना चाहूँ तो रेट कैसे लिखोगे? रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 2, ठीक है, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर क्या? 3। तो यहाँ पर
ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया, क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज मैंने रिवर्स मार के देख लेना वीडियो को, मैंने आपसे ये नहीं बोला अभी कि ये आपकी एक कौन सी रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये आपको मैंने अभी तक नहीं बताया है। अगर मैं आपको ये बता देता कि ये कॉम्प्लेक्स या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन है, तब आप जज करते कि ये आपका इसका ऑर्डर 2 + के 3 5 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका रेट क्या बनेगा, अगर मैंने इसको एलिमेंट्री नहीं बोला है तो के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर 5, ये इसका क्या बनेगा, ये बनेगा। बिकॉज मैंने नहीं बोला है कि ये आपकी एक कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन है या फिर नहीं है, ये मेरे को नहीं पता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे x क्या है, x क्या है, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए, y क्या है यहाँ पर, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू b, और x प्लस के y अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, ये क्या है आपका ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर है ये, ठीक है। सिंपल चीज़ समझ में आई। तो इस तरीके से हम ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। बेसिकली अगर आपको ऑर्डर जानना है, ठीक है, ऑर्डर जानना है तो ऑर्डर के लिए बहुत सारी कंडीशन होती हैं, जो बेसिकली जिस तरीके से हमने मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन के लिए कुछ कंडीशन पढ़ी थी, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर इसके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो जिनको जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो जाननी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो जहाँ पे मॉलिक्युलरिटी को हमने पढ़ा था कि ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है मॉलिक्युलरिटी, जबकि आपका ऑर्डर एक ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मतलब आप ये नहीं बता सकते कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा है। दूसरी चीज, जैसे मैं अगर यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए बोल देता कि ये आपकी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, 2A + के 3B रिएक्शन गिव्स 4C, अगर मैं इसका ये बोल देता कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तब आप बोल सकते थे कि यहाँ पर इसका रेट क्या बनता है, यहाँ पर रेट बनता K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर 3, तब बनता है ये। और यहाँ पर ओवरऑल ऑर्डर क्या बनता है, ओवरऑल ऑर्डर क्या बनता है यहाँ पे, वो बनता आपका 5, क्योंकि 2 + के 3 कितना होता है 5, सम ऑफ ऑल द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड टर्म्स, यही तो बोला था मैंने, रेट के अंदर जो रोल होता है यही इसकी डेफिनेशन है, तब यहाँ पर 5 होता है। वैसे 5 ऑर्डर आना इम्पॉसिबल है, वो इम्पॉसिबल जनरली, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं केमिस्ट्री में, लेकिन जनरली 99% होता है कि आपको ऑर्डर 5 देखने को ना मिले, ठीक है। तो पहली कंडीशन है आपकी ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, डिटरमाइंड क्वांटिटी है। सेकंड चीज, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर। वो कैसे होती है देखो, जैसे मैंने एक रिएक्शन एज्यूम की 2A + के B रिएक्शन गिव्स 4C, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए मैं रेट लॉ लिखना चाहूँ तो रेट लॉ कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के बोलते हैं किसको बताओ, रेट कांस्टेंट को, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर 1, कि 1 है इसकी पावर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरे को पता है मॉलिक्युलरिटी, तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी कितनी है, यहाँ पे 3 है। अगर इसकी मॉलिक्युलरिटी 3 है तो यहाँ पर ये क्या है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्या है भाई, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्योंकि मेरे को पता होता है कि मॉलिक्युलरिटी के थ्रू मैं डायरेक्टली ये बता सकता हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऐड ऑन कीजिए, आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपका एलिमेंट्री रिएक्शन है या फिर नहीं है। उसकी मॉलिक्युलरिटी 3 आ रही है, अगर 3 से ज़्यादा आ रही है तो वहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स के अंदर इंक्लूड की जाती है, अगर 3 या फिर बिलो 3 आती है तो वो आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। तो इस कंडीशन में आपका जो ऑर्डर होता है वो मॉलिक्युलरिटी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी, ठीक है। बात नंबर 1, वो कैसे, आप जैसे सिंपल बोल सकते हो, जैसे मैंने इसके लिए बोल दिया, तो यहाँ पर इसका 2 + के 1 क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा 3, इस रिएक्शन के लिए बिल्कुल आ जाएगा ना, हाँ।
देखो दोबारा वही मिस्टेक हो गई, वीडियो ऑटोमेटिकली पॉज हो गई है, जो मेरे को शक था वही हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। एक्चुअली कैमरा चेंज करना ही पड़ेगा शायद। तो थर्ड पॉइंट आपका कह रहा है यहाँ पे ऑर्डर कैन भी 0 हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, बट वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि इनफाइनाइट को कोई लॉजिक ही नहीं है ऑर्डर में। ठीक है, अभी आप देख ले, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन क्वांटिटी है, सब कुछ एक्सपेरिमेंट बेस है, रटना नहीं है आपको, खुद पे खुद याद हो जाएगा कि क्या था क्या नहीं है और क्या था क्या होगा। ठीक है, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए पार्टिकुलर रिएक्टेंट कैन बी नेगेटिव बट ओवरऑल ऑर्डर कैन नेवर बी नेगेटिव। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने मान के चलो कोई रिएक्शन एज्यूम की और इसके लिए रेट लिख दिया मैंने K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 B कॉन्सेंट्रेशन B की कॉन्सेंट्रेशन -K1, तो यहाँ पे B का जो ऑर्डर है वो नेगेटिव है, समझ रहे हो ना। B का जो यहाँ पे ऑर्डर है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका ऑर्डर यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, बट ओवरऑल ऑर्डर कैन नेवर बी नेगेटिव, मतलब 2 - K1 पॉजिटिव आ रहा है। अगर आपने ये गलती से नेगेटिव ला भी दिया तो ये ऑर्डर आपका गलत होगा। तो यहाँ पर 2 - K1 1 होता है, जो पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट, जनरली रिएक्टेंट विद ऑर्डर greater than 3 are less probability because it has less tendency to form more than 3 colliding particle। ये मैंने कल भी बताया था आपको, मतलब सुबह मॉर्निंग में, कि अभी बताया था, सॉरी, मतलब मॉर्निंग में लेक्चर रिकॉर्ड किया था मैंने, और अब इसी में ऐड ऑन कर रहा हूँ मैं उस पार्ट को। तो यहाँ पर आप ये ध्यान मत रखो कि कब मैंने रिकॉर्ड किया था क्या नहीं, आपको पढ़ना बस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये बोल दिया ऑर्डर ग्रेटर देन 3 आर लेस प्रोबेबिलिटी बिकॉज इट हैज़ लेस टेंडेंसी टू फॉर्म मोर देन 3 कोलाइडिंग पार्टिकल, मतलब इसकी बहुत ही कम टेंडेंसी होती है कि 3 से ज़्यादा पार्टिकल आपस में कोलाइड करें। और कोलाइडिंग मैंने क्या बताई थी, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, अगर 3 से ज़्यादा कोलाइडिंग पार्टिकल आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर इंक्लूड की जाती है, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आपके मोर देन सिंगल स्टेप होते हैं। ठीक है, ये 5 पॉइंट हुए आपके किसके, ऑर्डर के। देखो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट भी है ये, वो है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर। ठीक है, बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर, मान के चलो मैंने एक एलिमेंट्री रिएक्शन एज्यूम की, कुछ 2A + K B रिएक्शन यूज 4C। मैंने बोल दिया कि ये आपकी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसके लिए मैं रेट लॉ लिख सकता हूँ। रेट लॉ कैसे लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 B की पावर कितना 1। अगर वैसे आप कैलकुलेट करने जाओ तो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है, 2 + K1, ओवरऑल ऑर्डर कितना कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई मैं अगर A की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देता हूँ, डबल करने का मतलब 2 है, तो आपकी जो रेट है इस रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मैंने 2A को 2A बना लिया। तो सिंपल है, आप देख रहे हो यहाँ पर ये कितना है, A है खाली, कितना है A है, मतलब खाली एक A है यहाँ पे, 2 नहीं है। अगर मैं इसको 2A कर दूंगा तो ये जानो कि 2A मैंने इसको कर दिया, पावर कितनी है A की 2, तो यहाँ पे 2 2 जा कितना होता है पावर, बताओ कितना बन जाएगा, 4 टाइम बन जाएगी। तो यहाँ पर आपकी रेट कितनी टाइम इंक्रीज हो जाएगी, 4 टाइम। सिंपल, अगर इसको मैंने 3A कर दिया तो कितना बन जाएगा, 3 की पावर 2 कितना बनता है 9 टाइम, कितना बन जाएगा 9 टाइम। तो वही है, A को मैंने अगर 3 टाइम 3A कर दिया तो यहाँ पर जो आपकी रेट है वो कितनी बन जाएगी, 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अगर सिमिलरली मेरे पास B है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को मैंने डबल किया, 2 भी कर दिया, तो यहाँ पर रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपका 2 टाइम्स ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी पावर है B की पावर 1 है। अब जितना टाइम आप इसे इंक्रीज करोगे, 2 करोगे तो 2 टाइम रेट इंक्रीज होगी, 3 टाइम करोगे तो 3 टाइम रेट इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर मैं B को 3 टाइम भी कर दूँ यहाँ पे 3B, तो यहाँ पर रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका, 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सिंपल बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 3A + KB रिएक्शन गिव्स C है, इसके लिए आप रेट लॉ लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 3 B की पावर कितना 1, ये इसका रेट लॉ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर A की
ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देता हूँ, मतलब 2A कर देता हूँ, तो यहाँ पर रेट का ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ, 2A। और स्टार्टिंग में ए कितना है, यहाँ पर ए की पावर कितना बताओ, 3 है, 2 टाइम कर रहा हूँ मैं, तो 2 की पावर 3 कितना बनता है बताओ, 2 की पावर 3 कितना बनता है, 8 टाइम्स। तो रेट कितनी टाइम इंक्रीज हो जाएगी, 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज कर दिया, 4A बना दिया, तो यहाँ पर रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ, बताओ 4 की पावर 2, और 4 की पावर 2 कितना होता है बताओ, हाँ 16 टाइम, कितना बन जाएगा, 16 टाइम बन जाएगा। तो इसी टाइप से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे रेट का सिग्निफिकेंस कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने टाइम वो इंक्रीज होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल बोल रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टेल्स दैट हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन will change on changing the concentration of reactant। ठीक है, ये इसका सिग्निफिकेंस होता है। कॉपी नाउ। दूसरी बात, अगर हमारे पास एक कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए किस टाइप का एक ऑर्डर लिखा जाएगा। ठीक है, वैसे आप इसको आरडीएस से कैलकुलेट करोगे। इन द लास्ट ऑफ द चैप्टर में आपको ये समझाऊंगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कैसे होता है। ठीक है, फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कैसे होता है। देखो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होगा, कुछ स्टेप रहे होंगे। पहला स्टेप ए गोज टू बी, दूसरा स्टेप बी गोज टू सी, और तीसरा स्टेप सी गोज टू डी। ठीक है, इनमें आपको क्या दिया होगा, इनके स्टेप फास्ट हैं, स्लो हैं या फिर फास्ट हैं, ये आपको स्टेप दिया होगा। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको ये बताया था कि स्लोएस्ट स्टेप होता है, उसी के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, आरडीएस। क्या कैलकुलेट करते हैं, आरडीएस। और आरडीएस क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, ये आपको शायद ध्यान होगा, और ध्यान नहीं है तो ध्यान कर लीजिएगा। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, इसका कुछ रेट कांस्टेंट भी अलग अलग होंगे, इसका कुछ K1, इसका K2 और इसका K3 रहा होगा। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या बोलूँगा यहाँ पे, फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द ओवरऑल order is defined which is calculated from rate determining step, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉमनली, आरडीएस। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए स्लोएस्ट स्टेप के लिए हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की हेल्प से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ओवरऑल ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको। अब हाँ, अब है आपका एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर, जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है, और इसको हमने इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ याद भी रखना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट मैंने साथ के साथ बोल दिया तो याद रखना आपकी मजबूरी बन जाएगी अब, है ना, जाहिर सी बात है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर। मतलब किस टाइप से हम डिटरमाइन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल, ये तो हमने खैर जान ही लिया है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वांटिटी है। अब मान के चलो, क्या मान के चलते हैं, हम एक क्वेश्चन के थ्रू इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। हमारे पास एक रिएक्शन है कुछ 2NO गैस प्लस K और 2 गैस, रिएक्शन गिव्स 2NO2 गैस। ठीक है,
इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऑर्डर कैलकुलेट करना है, ओवरऑल ऑर्डर। बशर्ते आपको ध्यान है मैंने कॉम्प्लेक्स या फिर एलिमेंट्री नहीं बोला है, कभी आप डायरेक्टली क्या बोलने लग जाओ 2 + के 1 3 ऑर्डर है इसका। मैंने नहीं बोला है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। हाँ ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मुझे क्या पता, लेकिन हम किस तरीके से इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटल डाटा के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं ये तो खैर अभी आपको पता चल जाएगा। वो कैसे पता चल जाएगा, और यहाँ पर आपके लिए कुछ स्टेप दिए गए हैं, जैसे मान के चलो कुछ चेंजेस। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, उधर की साइड लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 है, और इधर की साइड है आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पहला ऑब्जर्वेशन करता है, यहाँ पे पहला जो एक्सपेरिमेंट करवाया था, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन 1 थी NO की, तो इसकी थी यहाँ पर 4, कितनी थी 4, जबकि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी 4 × 10⁻⁴, कितनी थी 4 इंटू, या फिर इसको 4.4 ले लो, ठीक है, 4.4 × 10⁻⁴। सेकेंडली एज्यूम करते हैं कुछ, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1.5 रही होगी, इसकी यहाँ पर 2 रखते हैं हम यहाँ पे, और इसको 2.2 × 10⁻⁴, ठीक है। सेकंड एक्सपेरिमेंट हमने ये कैलकुलेट किया था। थर्ड एक्सपेरिमेंट हमने ये कैलकुलेट किया था कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन थर्ड स्टेप में ये थी 2, और ये 8.8 × 10⁻⁴, ठीक है, ये हमारे पास ये है। अब हमें ओवरऑल ऑर्डर कैलकुलेट करना है। मैंने सिंपल बता दिया, कभी ऐसे मत करना कि रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर, यहाँ पर कितना लगा दो आप, हाँ 2, NO की ए कौन है यहाँ पे NO की, और O2 की पावर कितना लगा दो 1, और ओवरऑल ऑर्डर बता दो 3। ये सरासर गलत है। तो एक्चुअली है क्या, देखो इसके लिए मेरे को नहीं पता है, तो जाहिर सी बात मैं रेट को कैसे लिखूँगा, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO की पावर x, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 की पावर y, मेरे को नहीं पता है। अब मेरे को XY यहाँ पे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे, XY कैलकुलेट करने पड़ेंगे भाई, करेंगे ना। तो हमारे पास R1, इसको R1, इसको R2 और इसको R3 मान लेते हैं हम, है ना, R1, R2 और ये R3, क्योंकि रेट तीनों अलग अलग आई हैं और तीनों एक्सपेरिमेंट अपने अलग अलग हैं। R1 में क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO की पावर कितनी है, यहाँ पर NO की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1.5, कितनी है 1.5 पावर x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 4 की पावर कितना y, और यहाँ पर आ कितना रहा ये 4.4 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। सिंपल R2 क्या है k इंटू सेकेंड वाले में कितना 1.5 की पावर x, और यहाँ पर 2 की पावर y इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। हम क्या करते हैं R1 अपॉन के R2 करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर R1 अपॉन के R2 किया, यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं इनको, कैसे कैंसिल के खत्म हो गया, ठीक है, और 1.5 इससे ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा आपका, यहाँ पर आपका बचा 4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 4 की पावर y डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 की पावर y इज इक्वल टू, ये आपका ख़त्म हो जाएगा 2 टाइम, ठीक है, 2 टाइम जाएगा, तो 2 की पावर कितना 1, ठीक है। 2 से इसे ख़त्म करेंगे तो कितना बन जाएगा 2 की पावर y, कितना बन जाएगा 2 की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर 1। 2 से 2 खत्म हो गया, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ चुकी है, ठीक है। अब y कौन है यहाँ पर, y किसको माना मैंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये तो आपका O की कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ पे आपके लिए आ चुकी है। अब देखो हमारा जो x है वो कैसे निकलेगा, x देखो कैसे निकलेगा, x और निकल जाए तो हम ओवरऑल ऑर्डर कैलकुलेट करने जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर चेंज आ रहा है, यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन सेम। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, यहाँ पे मुझे निकालना है O2 की, तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आ चुकी है, R1 और R2 से क्या आ चुकी है, O2 की कॉन्सेंट्रेशन आ चुकी है, ठीक है। सेकेंडली अगर मेरे को यहाँ पर NO की कॉन्सेंट्रेशन का रेट निकालना है, तो जाहिर सी बात है मेरे को यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, चेंज देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, चेंज देखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे जैसे ही चेंज देखूंगा, देखो यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक देखते हैं हम क्या हो रहा है यहाँ पे।
सॉरी अगर आपको नॉइस आ रहा हो तो। ठीक है, तो मैं अगर मेरे को निकालना है तो जाहिर सी बात है ये भी सेम हो गई। हाँ, R3 अपॉन का R2 करते हैं। R3 और R3 अपॉन का R2 करेंगे तो यहाँ पर के 3 की पावर x और दूसरा कौन सा है 2 की पावर y इज इक्वल टू क्या है 8.8 इंटू 10⁻⁻⁴। दूसरा अगर मेरे को डिवाइड करना है तो के कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 2 कितनी है सॉरी R3 अपॉन के R2 R3 अपॉन के R2 हाँ 1.5 कितनी है 1.5 की पावर x और यहाँ पर कितना है 2 की पावर y और यहाँ पर कितना है 2.2 इंटू 10⁻⁻⁴। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि आपने सर R3 अपॉन के R2 ही क्यों किया है। मैंने R3 अपॉन के R2 इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर ये R3 और R2 में आपका देखो कोई चेंज नहीं आ रहा है। आ रहा है कुछ चेंज यहाँ पे नहीं आ रहा है ना भाई, यहाँ से यहाँ तक ये चेंज नहीं आ रहा ना। और अगर ये चेंज नहीं आ रहा है तो ये डायरेक्टली यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन इनमें तो चेंज आ रहा है, इनमें चेंज आ रहा है और इसका रेट का भी चेंज आ रहा है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे माना है। ठीक है, वो आप सभी समझ रहे होंगे क्या कह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं इसको कैंसिल करूँगा, 2y से 2y कैंसिल हो गया, 2.2 से ये 4 टाइम चला जाएगा और यहाँ पे ये कितने चला जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। बताओ 2 की पावर x है, मैं 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ 2 से 2 खत्म, x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया। अगर x इज इक्वल टू 2 आ गया, y कितना आया था मेरे पास 1 आया था। तो यहाँ पर ओवरऑल ऑर्डर कॉन्सेंट्रेशन कैसे बनेंगे बताओ, कैसे बनेगी। हम रेट कैसे लिख सकते हैं इसके लिए, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO कितना है, NO तो हमने निकाला है अभी जस्ट अभी पावर 2 और O2 के कितनी है 1। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना बन गया यहाँ पर, ओवरऑल ऑर्डर बन गया यहाँ पर कितना 3 बन गया ना। यहाँ पर ओवरऑल ऑर्डर कितना बन गया 3 बन गया बिल्कुल। हाँ, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसका। लेकिन अगर ये गलती से MCQs में आ जाए ये क्वेश्चन तो तब क्या होगा, तब छक्के छूट जाएंगे आपके। लेकिन छक्के छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब आप वो ट्रिक सीखिए, कंप्लीटली से वैसे कॉपी कीजिए, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा आपको। अगर ये गलती से MCQs में आ जाए और इतना आपको सॉल्यूशन करना पड़े तो आपकी शायद हालत ख़राब हो जाएगी। अब देखो मैं शॉर्ट ट्रिक से इसे कैसे सॉल्व करता हूँ। बिना कॉपी पेन उठाए भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब वो कैसे कर सकते हो ये तो आप खुद जान जाओगे। ठीक है, इसको भी हम दोबारा लिख लेंगे। ठीक है, कितना था ये बार देख लेते हैं। 422 यहाँ पे था ये 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अगर मेरे को यहाँ पे रेट निकालनी है किसकी O2 की, तो कुछ मत करो। अगर मेरे को यहाँ पे रेट निकालनी है O2 की तो रेट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। अब मेरे को यहाँ पे ये देखना है, क्या देखना है कि अगर आप चेंज देखना, आपको क्या देखना, चेंज देखना। और चेंज ऐसा देखना है कि वो चेंज केवल और केवल O2 में आ रहा हो। किस में आ रहा हो, O2 में वो चेंज आ रहा हो, किसी दूसरे में नहीं आ रहा हो। तो वहाँ पे दूसरा जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आना चाहिए। किस में आना चाहिए, जिसका हम रेट निकालना, जिसका हम ऑर्डर निकालना चाहते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पर देखो, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, नो चेंज। अगर इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है
तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 के ऊपर। बताओ एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट 2 सेकेंड जाने पर क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है या फिर हाफ हो रही है, क्या हो रही है, हाफ हो रही है, नहीं हो रही है भाई, बिल्कुल हाफ हो रही है ना। अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो रही है, देखो रेट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, रेट भी क्या हो रही है, हाफ ही हो रही है। अगर मैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन O2 की हाफ करता हूँ तो ये भी क्या होगा, ये भी हाफ हो रही है। तो सिंपल समझे आप कि मैंने अगर इसको हाफ किया O2 की कॉन्सेंट्रेशन को, तो यहाँ पर कितना बनेगा, ये हाफ बनेगा। मतलब कितने की पावर है, 1 की पावर है, ठीक है। और 1 क्या है यहाँ पर, ऑर्डर बन जाएगा नहीं बन जाएगा। सिंपल अगर यहाँ पर ये ऐसा होता है कि ये डबल हो रहा है, अगर ये गलती से डबल होता और ये भी आपका डबल होता तो 2 की पावर हम कितनी रखें कि यहाँ पर 2 आ जाए, कितना रखेंगे, एक ही तो रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे ना। तो यहाँ पर आपका जो ऑर्डर है वो कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक वो कॉन्सेंट्रेशन देख लीजिए जहाँ पर चेंज आ रही है, दूसरा वो देखना एक्सपेरिमेंट जहाँ पे दूसरा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आ रही है। O2 की कॉन्सेंट्रेशन हमने निकाल ली, कॉन्सेंट्रेशन का ऑर्डर निकाल लिया हमने। सेकेंडली अब हम डील करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO को, मैं इसको Y मान लेता हूँ, मान लिया। अब मुझे वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखना है जहाँ पर O2 की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है लेकिन NO की हो रही है, वो आप देख रहे होंगे। अगर मैं सेकंड से थर्ड पर जाऊँ तो यहाँ पर इसके लिए कोई भी चेंज नहीं है ना, बिल्कुल कोई नहीं है ना। अगर यहाँ पर चेंज नहीं है तो यहाँ पर चेंज हो रहा है, और वो चेंज कितना हो रहा है यहाँ पर, डबल। मतलब 1.5 इंटू 2 कितना बनता है, डबल। मतलब अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे डबल कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो सेकंड से थर्ड जाने में क्या हो रहा है, 2.2 कितने टाइम है, ये 4 टाइम है, कितना है ये, 4 टाइम है, कितना टाइम है ये, 4 टाइम ही ना, बिल्कुल। 2288 2.2 इंटू के 4 टाइम जा रहा है यहाँ पे। अगर ये 4 टाइम जा रहा है तो कहने वाली बात इतनी है कि अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे डबल करता हूँ, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, यहाँ पर आपका 2 है यहाँ पे, ठीक है। 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इज इक्वल टू 4। अब आप खुद ही बताइए यहाँ पर 2 की मैं पावर कितनी लगाऊं कि यहाँ पर 4 आ जाए, कितने लगाऊंगा बताओ, 2 ही तो लगाऊंगा, 2 की पावर 2, तभी तो यहाँ पर 4 आएगा। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। दोनों ओवरऑल ऑर्डर कैलकुलेट करो, आपका ऑर्डर क्या बनेगा फाइनली, 2 + K1 कितना बनता है, 3। ये शॉर्ट ट्रिक के मेथड से भी आप इस चीज़ को डिटरमाइन कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। अब देखो इसी शॉर्ट ट्रिक के मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना अपने आप से। वैसे मैं इसका हैंड टू हैंड सॉल्यूशन बता दूंगा, लेकिन आप खुद सॉल्व करना इसे, एक बार ट्राई करना वीडियो को पॉज करने के बाद में। 2A + KB रिएक्शन यूज C, ठीक है। आपको कुछ डाटा दिया गया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A दी गई है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B दी गई है, और यहाँ पर -1/2 D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A/dt। ये आप समझ रहे होंगे क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन ही है, ये बताया था ना रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस टाइप से भी वो आपको दे सकता है घुमा फिरा के, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो ऐसे तो लिखेंगे हम, इसके लिए लिखेंगे तो -D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाय, तब भी ये रेट ऑफ रिएक्शन ही होता, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट वे में घुमाने वाली बातें कर रहा है, तो घूमते नहीं आप हम, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में 0.1 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है, और यहाँ पर 2 × 10⁻⁻⁴ क्या आ रही है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन आ रही है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, 0.2 कॉन्सेंट्रेशन है इसकी, यहाँ पर 0.2 है, और यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻³ है, ठीक है। तीसरे एक्सपेरिमेंट में आपके पास 0.1 है, 0.4 है, और आपका 2 × 10⁻⁻⁴ है, ठीक है। ये आपको बताना है, बड़ा सिंपल सा, एक बार ट्राई कीजिए। आई थिंक आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपने सही ट्राई किया है तो यहाँ पर आपका ओवरऑल ऑर्डर कितना आ रहा है, 3। अगर नहीं आ रहा है तो तब भी देखो मैंने शॉर्ट ट्रिक के मेथड से ये बताया था
मेरे को यहाँ पर एक कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन वो देखनी है जहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा वो जहाँ पर चेंज आ रहा है। अब देखो यहाँ पर चेंज आ रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, नो चेंज है। अगर यहाँ पे चेंज नहीं है तो यहाँ पर बी की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर आपका ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगी। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ए की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। बताओ ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? यहाँ पर 0.1 से 0.2 जा रही है, तो कितना है? मल्टीपल 2 टाइम्स हो रही है। 2 टाइम होने पर इसका कितना चेंज आ रहा है? बताओ कितना चेंज आ रहा है इसका, कितना चेंज आ रहा है बताओ भाई। यहाँ पे इस चीज़ को घबराना मत, देखना बड़े ध्यान से। ये 16 × 10⁻⁴ ही है ये। अगर मैं इसको लिखूँ, क्यों लिखूँ? क्योंकि यहाँ पे ये घुमा के दे रखा है 10⁻³ है, इसको -4 करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आगे चला जाएगा, मतलब 16 बन जाएगा ये। बताओ 2 से अगर 16 जा रहे हैं तो यहाँ पर कितने का चेंज है? एट टाइम हो रही है। मतलब यहाँ पे रेट कितनी बढ़ रही है? एट टाइम बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? रेट टाइम, एट टाइम बढ़ रही है। मतलब मैं अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पर डबल करता हूँ तो यहाँ पर आपका रेट कितना बन जाता है? एट टाइम। तो यहाँ पर मैंने x माना, 2 की पे पावर कितनी लगाऊं कि यहाँ पर 8 आ जाए? कितनी लगाऊंगा बताओ? 3। कितनी लगाऊंगा? 3। तो यहाँ पर जो रेट है, क्या है? जो रेट है किसकी? किसकी है? ए की। वो कितनी है? 3। इसका ऑर्डर कितना आ गया? यहाँ पर 3 आ गया। सेकंड चीज़ मेरे को क्या देखना? आप मेरे को क्या देखना है? बी का। किसका देखना है? बी की। बी की कॉन्सेंट्रेशन मेरे को वो देखनी है जहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। अब कोई चेंज नहीं आ रहा है तो वो आपको देखना पड़ेगा भाई। कौन से में नहीं आ रहा? बताओ बताओ, कौन से में नहीं आ रहा? देख के बताओ जल्दी, क्लियरली। भाई मैं अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन में फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में 0.1 कोई भी चेंज नहीं आ रहा, अगर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं करेगी। तो किसके ऊपर करेगी? यहाँ पर बी के ऊपर करेगी। बी के ऊपर में देखो 0.2 से कितना जा रहा है? ये 2 टाइम जा रहा है। अगर मैं इसको 2 टाइम कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड वाले रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? कोई भी चेंज नहीं आ रहा। अगर चेंज नहीं आ रहा है तो इसका ऑर्डर कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं अगर मैंने बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया है और उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो कितनी मैं पावर लगाऊं कि यहाँ पर एक्स की जगह में कितना पावर लगाऊं कि यहाँ पर 0 आ जाए? 0 तो लगाना पड़ेगा। और पावर क्या होती है आपकी? ऑर्डर होती है। तो सिंपल क्या बोलेंगे हम? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर 0। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना बन गया यहाँ पर? ओवरऑल ऑर्डर बन गया 3 + के 0 दैट इज 3। ये आपकी थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन। आई थिंक आपको ये शॉर्ट ट्रिक काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कई बार मैक्सिमम टाइम आपको इसी टाइप से आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा।